मेरा नाम लकी है। मेरे माता पिता जब मैं 10 साल का था तभी इस दुनिया से जा चुके थे। मेरी एक बड़ी बहन थी जिनकी उम्र उस समय 18 साल थी। जी हाँ, मैं अपनी बहन से पूरे 10 साल छोटा था। दीदी के पैदा होने के बाद मेरी माँ ने उम्मीद छोड़ दी थी कि वो दोबारा कभी माँ बन सकती है, लेकिन मेरी माँ को एक बेटा भी चाहिए था। उन्होंने बहुत प्रार्थना की और ना जाने कितने डॉक्टर से अपना चेकअप करवाया, तब जाकर भगवान ने उन्हें पूरे 10 साल बाद माँ बनने की दोबारा से खुशी दिखाई थी और फिर मैंने जन्म लिया था। मेरे जन्म के बाद मेरे माता पिता बहुत खुश हुए थे। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के लोग थे। जब मैं 5 साल का था तो मेरे मम्मी पापा ने फैसला कर लिया कि वो मुझे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने के लिए डाल देंगे, क्योंकि मेरे मम्मी पापा चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ा बिजनेसमैन बने। जबकि मेरी दीदी की भी पढ़ाई चल रही थी। मेरे मम्मी पापा की दीदी से कोई खास डिमांड्स नहीं थी। वो सिर्फ इतना ही चाहते थे कि दीदी की जब पढ़ाई पूरी हो जाए तो वो उनकी शादी एक अच्छे परिवार में करवाकर अपने फर्ज से रिहा हो जाएंगे। उनके ज्यादातर सपने अपने बेटे से जुड़े हुए थे, तभी तो उन्होंने मुझे अपने आप से अलग बोर्डिंग स्कूल में डलवा दिया था। मैं वहां पर हॉस्टल में रहा करता था। इसी तरह मेरी जिंदगी गुजर गई। फिर मैं 10 साल का हुआ था जब मेरे मम्मी पापा की मुझे अचानक से मौत की खबर मिली। मुझे मेरे मामा जी हॉस्टल से घर लेने के लिए आ गए थे। मैं जैसे ही घर पर आया तो मैंने देखा कि चारों तरफ रोने धोने की आवाज आ रही थी। एक तरफ मेरी मम्मी का शव पड़ा हुआ था तो दूसरी तरफ मेरे पापा का, और उन दोनों के पास ही मेरी दीदी बैठी हुई फूट फूट कर रो रही थी। मेरी दीदी ने जैसे ही मुझे देखा तो मुझे अपने पास बुलाया और मुझे चिपट कर रोने लगी। कहने लगी कि देखो ना लकी, हम दोनों के मम्मी पापा हमें छोड़कर चले गए। अब मैं तुम्हें कैसे संभालूंगी? मैं तो कुछ जानती भी नहीं हूँ। किस तरह से मैं मम्मी पापा का सपना पूरा करूंगी? मम्मी पापा चाहते थे कि तुम पढ़ लिख कर एक कामयाब बिजनेसमैन बनो, लेकिन ये दोनों ही इतनी जल्दी चले गए। हम दोनों भाई बहन का क्या होगा? लकी, हम दोनों भाई बहन तो अनाथ हो गए। दीदी को देख देख कर मैं भी बहुत रोया था और मैंने अपने मासूम हाथों से दीदी के आंसू साफ किए थे। मेरे मम्मी पापा का अंतिम संस्कार कर दिया गया था। दरअसल मेरे मम्मी पापा की मौत एक बाइक एक्सीडेंट में हो गई। मेरे पापा मम्मी को लेकर मेरे नाना नानी के घर जा रहे थे। मेरे नाना नानी का घर हमारे घर से बहुत दूर था। हाईवे पर जब पापा मम्मी को बिठाकर बाइक चला रहे थे तो पीछे से कार वाले ने एक जोरदार टक्कर मार दी। मेरे मम्मी पापा की बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल में इलाज के दौरान उन दोनों ने अपना दम तोड़ दिया। वो दोनों अपने बच्चों को छोड़कर इस दुनिया से जा चुके थे। मेरे मम्मी पापा के मर जाने के बाद हमारे घर में हमारे जितने भी रिश्तेदार आए हुए थे, 2-3 दिन के बाद वो लोग भी जा चुके थे। अब घर के अंदर सिर्फ मैं और मेरी दीदी ही रह गए थे। मेरी दीदी मम्मी पापा को याद करके बहुत रोया करती थी और मुझसे कहती थी कि तुम भी चले जाओगे तो फिर मैं इस बड़े से घर में कैसे रहूंगी? मम्मी पापा के बिना तो ये घर मुझे बार बार उनकी याद का एहसास दिलाएगा। मैंने दीदी से कहा, दीदी मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। दीदी कहने लगी कि नहीं नहीं लकी, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम जानते हो ना कि तुम्हें मम्मी पापा का सपना पूरा करना है, और ऐसा तभी हो सकता है जब तुम अपनी पढ़ाई कंप्लीट करोगे। अभी तो तुम सिर्फ 3rd क्लास में ही हो, अभी तो तुम्हें बहुत पढ़ना है, और मैं भी अभी पढ़ाई कर रही हूँ। मम्मी ने मुझसे कभी घर का कोई काम नहीं करवाया, लेकिन अब उनके जाने के बाद मुझे ही घर का सारा काम करना होगा। जितने सैक्रिफाइस मुझे करने हैं अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, उतने ही सैक्रिफाइसेस तुम्हें भी करने होंगे। तुम नहीं जानते लकी, हम दोनों के माता पिता इस दुनिया से जा चुके हैं और अब हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा हैं। तुम फिक्र मत करो। मम्मी पापा नहीं रहे तो क्या हुआ, मैं तुम्हारी पढ़ाई पूरी करवाऊंगी, चाहे मुझे उसके लिए नौकरी क्यों ना करनी पड़े। कुछ दिनों बाद दीदी ने मुझे जबरदस्ती वापस हॉस्टल भेज दिया था। जब मेरे मम्मी पापा जिंदा थे तो उन्होंने मेरी दीदी का रिश्ता तय कर दिया था। मेरी दीदी का रिश्ता मेरी मम्मी की सहेली के बेटे से लग गया था। वो लड़का देखने में बहुत अच्छा था और मेरे मम्मी पापा को बहुत पसंद था। इस रिश्ते की शुरुआत मेरी मम्मी की फ्रेंड ने ही की थी। उनको मेरी दीदी बहुत पसंद थी और वो हाई स्कूल में थी। उन्होंने अपने बेटे के लिए मेरी मम्मी से दीदी का रिश्ता मांग लिया था और कहा था कि मुझे तुम्हारी बेटी बहुत पसंद है, मैं इसे अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। मेरे मम्मी पापा दीदी की इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो अभी कम उम्र की थी और अभी पढ़ाई कर रही थी। लेकिन मेरी मम्मी की फ्रेंड ने कहा कि अगर आप लोगों को लगता है कि शादी जल्दी हो रही है तो फिर शादी थोड़ा रुककर कर लेते हैं। आपकी बेटी की पढ़ाई पूरी हो जाएगी तब हम शादी कर लेंगे, लेकिन जब तक के लिए रिश्ता तय कर देते हैं। ऐसा न हो कि नीति का रिश्ता कहीं और लग जाए।
नीति मेरी दीदी का नाम था। इस तरह मेरे मम्मी पापा ने दीदी का रिश्ता फिक्स कर दिया था और शादी की बात पढ़ाई पूरी होने के बाद की गई थी। पहले हमारे घर के हालात बहुत अच्छे हुआ करते थे। मेरी मम्मी की फ्रेंड आरती आंटी एक ऐसी फैमिली में रहने वाली थी जिन्होंने अकेले ही अपने बेटे और बेटी की परवरिश की थी। उनका एक बेटा विराज था और एक बेटी थी। जब छोटी बेटी 1 साल की हुई तो उनके पति इस दुनिया से जा चुके थे। आरती आंटी ने अपने दोनों बच्चों को नौकरी करके पाला था। उनके घर के हालात बस नॉर्मल से थे, जबकि मेरे पापा एक अच्छी पोस्ट पर नौकरी करते थे। मेरी मम्मी आंटी को बताती थी कि उन्होंने अभी से ही अपनी बेटी की शादी के लिए जेवर इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जब मम्मी पापा जिंदा थे तब आरती आंटी हमारे घर बहुत आती जाती थीं, लेकिन उनके मरने के बाद तो उन्होंने हमें ज्यादा पलटकर नहीं देखा। मेरी दीदी का रिश्ता अभी लगा हुआ था, लेकिन जब मम्मी पापा की मौत हो गई तो समझ नहीं आ रहा था कि दीदी की शादी कैसे होगी। मैं तो वैसे भी हॉस्टल वापस आ गया था और अपनी पढ़ाई में बिजी हो गया था। मेरे हॉस्टल का सारा खर्चा मेरी दीदी किया करती थी। जिंदगी इसी तरह से गुजर रही थी जब मैं जवान हो गया और मेरी दीदी की उम्र 30 साल हो गई थी। मेरी पढ़ाई पूरी हो गई थी और मुझे अब परमानेंट अपने घर वापस जाना था, क्योंकि अब मैं नौकरी करना चाहता था। मेरी दीदी ने अपनी उम्र का एक काफी लंबा हिस्सा मेरी जिंदगी के नाम कर दिया था। उन्होंने मेरे मम्मी पापा का सपना पूरा करने के लिए अपनी जिंदगी मुझ पर न्योछावर कर दी थी और यही वजह थी कि उन्होंने शादी भी नहीं की थी। मम्मी का जितना भी जेवर था दीदी धीरे धीरे मेरी पढ़ाई पर खर्च कर चुकी थी, क्योंकि मेरी जब साल भर की फीस जमा होती थी तो उसकी रकम दीदी की 1 महीने की सैलरी से भी ज्यादा होती थी और इस सब में दीदी को अपना भी गुजारा करना होता था। इसलिए दीदी का ध्यान अपने जेवर पर जाता था। एक एक करके दीदी ने मेरी पढ़ाई के लिए अपना सारा जेवर बेच दिया था। मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके जब दीदी के पास आया तो देखा कि घर में ताला लगा हुआ था। दरअसल मेरी दीदी और मेरी फोन पर बात होती थी। दीदी मुझे बताती थी कि मैं नौकरी पर लग गई हूँ और दिन में सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक जॉब करती हूँ और उसके बाद फिर मुझे रात के 12 बजे दोबारा से नाइट शिफ्ट करने के लिए जाना होता है। और मैं रात के 1 बजे आया था क्योंकि मेरी ट्रेन बहुत लेट हो गई थी, इसलिए मुझे घर आते आते रात का 1 बज गया था। मैं समझ गया था कि दीदी अपनी ड्यूटी पर गई हुई होंगी, इसलिए ताला लगा हुआ है। मैंने दीदी के नंबर पर कॉल किया और उनसे कहा कि दीदी मैं घर आ गया हूँ, प्लीज आप घर आ जाओ। दीदी कहने लगी कि अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ, तुम आधा घंटा वहीं दरवाजे पर खड़े होकर मेरा इंतजार करो। दीदी रात के 1:30 बजे तक घर वापस आ गई थी और मैं दरवाजे पर ही खड़ा हुआ उनका इंतजार कर रहा था। दीदी मुझे देखते ही खुश हुई थी। उन्होंने जल्दी से ताला खोला और फिर हम दोनों भाई बहन घर के अंदर चले गए थे। घर को देखकर मैं बहुत खुश हुआ था। फिर मैंने दीदी को बताया कि मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है, अब कल से मुझे अपनी नौकरी की तलाश करनी है। मेरी बात सुनकर जैसे दीदी हैरान हुई थी, वो कहने लगी कि तुम्हें यहाँ पर इस शहर में रहकर नौकरी करनी है क्या? मैंने कहा जी, क्या आपको मेरा यहाँ पर आना अच्छा नहीं लगा? तो दीदी कहने लगी कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन तुम यहाँ पर नौकरी नहीं करो तो बेहतर होगा। मैंने कहा क्यों दीदी, आप ऐसा क्यों कह रही हो? तो दीदी कहने लगी क्योंकि यहाँ पर तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी। मैं तो चाहती हूँ कि तुम जिस शहर में पढ़ाई करते थे वहीं कहीं नौकरी ढूंढकर देख लो। मैंने कहा अगर मैं यहाँ नौकरी कर लूंगा तो क्या हो जाएगा? तो दीदी मुझसे कहने लगी कि यहाँ तुम्हें कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। मैंने कहा अरे दीदी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ढूंढने से तो भगवान भी मिलता है, मैं कोशिश करूंगा। मेरे यहाँ की जितने भी फ्रेंड्स हैं मैंने उन सबसे जॉब के लिए कह दिया है कि वो मेरे लिए कोई अच्छी सी जॉब का बंदोबस्त करे। जबकि मेरे एक दोस्त की तो मुझे कॉल भी आ गई है, उसने कहा है कि वो मुझे सुबह मिलेगा। मेरी बात सुनकर दीदी परेशान होने लगी थी। न जाने क्यों मुझे यहाँ पर परमानेंट आते हुए देखकर उन्हें ज्यादा खुशी नहीं हुई थी और मैं जब भी यहाँ पर आता था तो दीदी कहती थी कि तुम रात को ही घर आया करो। मैं कहता था कि दीदी मुझे घर आते आते देर हो जाती है और आप भी ड्यूटी पर होती हो। तो दीदी कहती थी कि कोई बात नहीं, तुम जैसे ही पहुंचो मुझे कॉल कर दिया करो। न जाने दीदी नाइट शिफ्ट क्यों किया करती थी, जबकि सारा दिन भी वो जॉब पर ही होती थी। मैं अब यहाँ आ गया था तो मैंने दीदी से कहा था कि अब आपको जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब मैं सब कुछ किया करूँगा और आप घर में रहकर आराम करना। बस आपने बहुत नौकरी कर ली, अब आपका भाई बड़ा हो गया है और अब मुझे नौकरी करने के बाद जॉब का एक्सपीरियंस लेना है और उसके बाद खूब सारा पैसा कमाकर अपना अलग बिजनेस सेट करना है।
मैं अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहता हूँ। लेकिन दीदी कहती थी कि मैं नौकरी अभी नहीं छोड़ सकती, इतने लंबे समय से नौकरी करती आ रही हूँ, अचानक नौकरी छोड़ूंगी तो कंपनी के लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि कुछ दिनों बाद मैं नौकरी छोड़ दूँ। दीदी की इस बात पर मैं राजी हो गया था, लेकिन मैंने दीदी से कहा था कि अब मुझे आरती आंटी से भी बात करनी है, आखिर वो कब तक शादी करेंगी। मेरी बात सुनकर दीदी के चेहरे का रंग अचानक उड़ गया था। दीदी कहने लगी कि शादी भी हो जाएगी, तुम उसकी फिक्र मत करो। लेकिन मैंने दीदी से कहा था कि आरती आंटी को आपकी शादी टालते हुए काफी समय हो गया। पहले मम्मी पापा के सामने तो वो चाहती थी कि कल के होते आज शादी हो जाए, लेकिन जब से मम्मी पापा की मौत हुई है उन्होंने आपकी शादी का नाम ही नहीं लिया। और फिर मेरी पढ़ाई पूरी करवाने के चक्कर में आपकी इतनी उम्र हो गई है। लेकिन आप फिक्र मत करो दीदी, मैं आपकी और विराज भैया की शादी को धूमधाम से करवाऊंगा। विराज भैया को देखे हुए मुझे काफी टाइम हो गया था। मैंने उनको बचपन में देखा था जब मैं छोटा था, और जब मम्मी पापा के सामने दीदी और विराज भैया का रिश्ता पक्का हुआ था। आरती आंटी ने दीदी और विराज भैया की एंगेजमेंट भी कर दी थी, मगर अब उन्हें ना जाने क्या हो गया था, वो शादी के लिए तैयार ही नहीं हो रही थी। और फिर मम्मी पापा के मरने के बाद दीदी ने भी शादी का टाइम आगे बढ़ा दिया था। उन्होंने अपनी सास से कहा था कि अब उनके ऊपर उनके भाई की जिम्मेदारी आ गई है, अगर वो शादी कर लेंगी तो उनके भाई का ध्यान कौन रखेगा, इसलिए वो अभी शादी नहीं करना चाहती। बस तब से ही आरती आंटी को बहाना मिल गया था और अब वो बिल्कुल भी शादी का नाम नहीं ले रही थी, और उन्हें हमारे घर आए हुए भी काफी समय हो गया था। अब तो सुना था कि वो दूसरे शहर में रहती हैं। अगले दिन मैं अपना इंटरव्यू देने के लिए गया तो वहां पर मेरी काबिलियत देखते हुए मुझे जल्दी नौकरी मिल गई थी। मैं बहुत खुश हुआ था और सोचा कि सबसे पहले ये खबर दीदी को जाकर सुनाता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं घर आया तो दीदी अपनी जॉब पर जा चुकी थी। मैं शाम के 5 बजने का इंतजार करने लगा। दीदी घर आई तो मैंने उनसे बात की और उनको ये खबर सुनाई। दीदी बहुत खुश हुई थी। फिर उसके बाद दीदी ने खाना बनाया और हम दोनों भाई बहन ने खाना साथ बैठकर खाया था। फिर मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने चला गया, मगर जब मैं अपने दोस्तों के पास गया तो एक अजीब सी बात मेरे सामने आई थी। हम 3 दोस्त हैं। मैं जब भी यहाँ आता था अपने उन तीनों दोस्तों से जरूर मिलता था। मेरे 2 दोस्त तो पहले ही मेरा इंतजार कर रहे थे और एक अभी आया ही नहीं था। उसको कॉल करके बुलाया गया तो थोड़ी देर के बाद वो आ गया और मेरे दोनों दोस्तों से वो कहने लगा कि अरे तुम लोग इसके साथ कहाँ घूमने जा रहे हो। तो मैंने कहा कि हम सब लोग एक साथ जाएंगे हमारे शहर के मशहूर ढाबे की मैगी खाने। मेरी बात सुनकर उसने अपना मुंह बिगाड़ लिया और बाकी दोनों दोस्तों से कहने लगा कि तुम इसकी सच्चाई जानते हो फिर भी इसके साथ घूमने के लिए जा रहे हो। उसकी बात सुनकर मेरे दोनों दोस्तों की आंखें झुक गई थी। मैं चौंक गया। मैंने कहा कैसी सच्चाई? तो वो दोनों लड़के कहने लगे कि ये सही कह रहा है लकी, हम तुम्हारे साथ नहीं जा सकते। मैंने कहा क्या हो गया है तुम लोगों को? तो मेरा दोस्त कहने लगा कि ये बात तो तुम अपनी बहन से जाकर पूछो, हम ऐसे लड़के के साथ दोस्ती नहीं रखना चाहते जिसकी बहन इतनी बिगड़ी हुई हो। हम शरीफ माता पिता के बेटे हैं। ये कहकर वो तीनों वहां से चले गए थे और मैं वहां पर हैरान खड़ा रह गया था और सोच रहा था कि ये लोग मेरी दीदी के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। मेरी कुछ समझ नहीं आया था और मैं घर वापस आ गया था। मैं जैसे ही घर आया तो दीदी अपने जाने की तैयारी कर रही थी। मैंने नोटिस किया था कि दीदी जब भी अपनी नाइट ड्यूटी पर जाती थी तो अच्छे से कपड़े पहनकर और खूब मेकअप करके जाती थी। मैं दीदी को बड़े गौर से देख रहा था। मैं जानता था कि वो ड्यूटी पर जा रही हैं, लेकिन फिर भी मैंने उनसे पूछा कि दीदी आप इतनी रात को कहाँ जा रही हो? तो दीदी हंसते हुए कहने लगी तुम्हें पता नहीं है कि मैं नाइट ड्यूटी करती हूँ, बस वहीं पर ही जा रही हूँ। मैंने कहा लेकिन आपको इतना तैयार होने की क्या जरूरत है? तो दीदी कहने लगी कि तैयार होकर जाना पड़ता है, तुम जानते हो ना कि मैं कितनी बड़ी कंपनी में काम करती हूँ। फिर मैंने दीदी से कहा कि दीदी मैं नहीं चाहता कि अब आप नौकरी करो, अब मेरी नौकरी लग गई है, अब आपको नौकरी करने की जरूरत नहीं है। दीदी पलटकर मुस्कुराई और कहने लगी कि मैंने तुम्हें पहले बताया तो था कि एकदम से नौकरी नहीं छोड़ सकती, मैं पहले ऑफिस में बात करूंगी उसके बाद ही नौकरी छोड़ूंगी। मैंने कहा तो फिर आप कब तक बात करोगी दीदी? तो वो कहने लगी कि तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्द ऑफिस के बॉस से बात करूंगी कि मुझे अब नौकरी नहीं करनी, अब मेरा भाई इस काबिल हो गया है कि वो सब कुछ संभाल लेगा। दीदी की बात सुनकर मुझे तसल्ली हो गई थी।
वो घर से निकल गई थी, मगर मैं बहुत परेशान था अपने दोस्तों की बात पर कि वो लोग मेरी दीदी को गलत क्यों कह रहे थे। फिर मैंने सारी बात को इग्नोर किया और सोचा कि मुझे सो जाना चाहिए, सुबह मुझे जल्दी उठकर जॉब पर भी तो जाना है। पहले ही दिन अगर लेट हो जाऊंगा तो सही नहीं रहेगा, इसीलिए मैं सो गया था। अब अगले ही दिन से मैंने अपनी जॉब पर जाना शुरू कर दिया था। वहां के बॉस मुझसे पहले दिन ही इम्प्रेस हो गए थे। कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए थे। मेरी नौकरी बहुत अच्छी चल रही थी, मगर जो मेरे मोहल्ले के दोस्तों ने मुझसे फ्रेंडशिप खत्म कर दी थी, वो लोग मुझे आते जाते कभी मिल भी जाते तो मुझसे कोई बात नहीं करते थे। सब कुछ पहले के जैसा ही चल रहा था। फिर मेरी जिंदगी में एक लड़की आई, उसका नाम श्रेया था। श्रेया से मेरी मुलाकात मेरे ऑफिस में हुई थी। वो अभी वहां पर नई नई नौकरी करने के लिए आई थी और मैं भी अभी वहां नया ही था। हम दोनों की अच्छी खासी फ्रेंडशिप हो गई थी। उसने एक दिन मुझे बताया कि पहले वो इसी शहर में रहा करती थी, अब वो अपनी माँ के साथ दूसरे शहर में शिफ्ट हो गई है, लेकिन उसका भाई अभी भी यहाँ पर नौकरी करता है। उसने बताया कि मेरे भैया कुछ दिनों से अपने काम के सिलसिले में विदेश गए हुए हैं, इसलिए वो अपने पुराने वाले घर में अकेली ही रहती है। उसकी माँ भी उसके साथ नहीं है। उसने कहा कि मेरे भैया का रिश्ता लगा हुआ है। मेरे भैया और भाभी की उम्र काफी ज्यादा हो गई है, लेकिन मेरी मम्मी फिर भी उनकी शादी नहीं करना चाहती। मेरी होने वाली भाभी के मम्मी पापा मर गए थे, तो मम्मी अब उस लड़की से भैया की शादी नहीं करवाना चाहती, लेकिन भैया की जिद है कि वो उसी लड़की से शादी करना चाहते हैं। लेकिन पिछले 5 साल से भैया ने अपनी शादी की कोई जिद नहीं की और वो यहाँ पर खामोशी से नौकरी कर रहे हैं। मम्मी तो उनको बुलाती है कि हमारे साथ आकर रहने लग जाओ, मगर भैया इनकार कर देते हैं, कहते हैं कि मैं यहीं पर ही ठीक हूँ। मगर जब से मैं यहाँ पर जॉब करने के लिए आई हूँ तो मेरी भैया से मुलाकात ही नहीं हो पाई। वैसे तो हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है। भैया यहाँ पर नौकरी करते हैं तो अच्छे खासे पैसे हमें घर में भेज देते हैं, लेकिन मैं भी जॉब करना चाहती थी। जॉब करना मेरा एक शौक था। मैं अपने शौक को पूरा करना चाहती हूँ, इसीलिए इस शहर में आई हूँ। फिर मैंने भी श्रेया को अपने बारे में बताया कि मेरी भी एक बड़ी बहन है और उन्होंने मम्मी पापा के मरने के बाद मेहनत से मुझे पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि अब मैं अपने पैरों पर खड़े होने काबिल हो गया हूँ। मेरी दीदी की कहानी भी कुछ तुम्हारे भैया की जैसी ही है। मेरी दीदी की सास भी उनका रिश्ता नहीं करना चाहती, न जाने अब उन्हें क्या हो गया। मुझे तो लगता है कि वो बहुत लालची औरत है। जब उन्होंने देखा था कि हमारे घर के हालात अच्छे हैं, तब उन्होंने दीदी का रिश्ता फौरन ही मेरे मम्मी पापा से मांग लिया था। लेकिन अब उन्होंने देखा कि हम दोनों भाई बहन मिलकर जॉब करते हैं, तो वो मेरी बहन को अपनाना नहीं चाहती। श्रेया और मेरे बीच धीरे धीरे प्यार बढ़ने लगा था। हम दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे। कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे, जब एक दिन अचानक श्रेया की मेरे पास कॉल आई और वो कहने लगी कि लकी, मेरी मम्मी मेरी शादी करना चाहती हैं। मैंने कहा तो फिर तुम शादी से इनकार कर दो। तुम कह दो कि तुम अभी शादी नहीं करना चाहती, वैसे भी तुम्हारी मम्मी को पहले अपने बेटे की शादी करनी चाहिए। तो वो कहने लगी कि नहीं, मम्मी ने साफ कह दिया है कि वो भैया की शादी उस लड़की के साथ नहीं करेंगी। मेरी उम्र ना निकल जाए, इसलिए वो जल्दी ही मेरी शादी करना चाहती हैं। तुम प्लीज अपनी दीदी से बात करो। मैंने कहा लेकिन मैं तुमसे इतनी जल्दी शादी नहीं कर सकता, क्योंकि पहले मैं अपनी दीदी की शादी करवाना चाहता हूँ। मेरी खातिर उन्होंने अपनी सारी जिंदगी मेरे लिए न्यौछावर कर दी, इसलिए मैं पहले उनका घर बसता हुआ देखना चाहता हूँ। श्रेया कहने लगी, इस तरह तो मेरी शादी हो जाएगी। तुम अपनी दीदी से बात तो करके देखो और अपनी दीदी की जल्द से जल्द शादी करवाओ। मैं भी अपनी मम्मी से तुम्हारे बारे में बात करके देखती हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। मैं ऑफिस से घर गया तो दीदी भी घर आ चुकी थी। मैंने उनसे बात की और उनसे कहा कि दीदी, अब आपको ये नौकरी छोड़नी होगी और मुझे बताओ कि आरती आंटी कहाँ पर रहती हैं। मैं आपकी शादी करवाना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर अचानक दीदी ने मुझे हैरानी भरे अंदाज में देखा था और वो कहने लगी कि आज तुम्हें क्या हो गया है, तुम मेरी शादी क्यों करवाना चाहते हो। मैंने कहा आपका क्या मतलब है कि मैं शादी क्यों करवाना चाहता हूँ। आपका रिश्ता मम्मी पापा अपने हाथों से तय करके गए थे और वैसे भी आपकी शादी की उम्र भी निकल चुकी है। आखिर आपकी शादी कब होगी। तो दीदी कहने लगी हो जाएगी, लेकिन तुम्हें किस बात की जल्दी हो रही है, और मैं तुमसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि मैं नौकरी छोड़ दूंगी। मैंने कहा दीदी, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और उसके साथ शादी करना चाहता हूँ।
उसकी मम्मी उसका रिश्ता किसी और के साथ करवा रही है, लेकिन अपनी शादी से पहले मैं आपका घर बसता हुआ देखना चाहता हूँ। तो दीदी कहने लगी, अच्छा तो ये बात है, तुम मुझे उस लड़की और उसकी माँ से मिलवाओ, मैं तुम्हारी खुद उसके साथ शादी करवाऊंगी। तुम मेरी शादी की फिक्र मत करो, मैं पहले भी तुम्हारे बिना रहती थी, अब भी रह लूंगी। मैंने कहा, नहीं दीदी, इस तरह तो आप सारी जिंदगी कुंवारी बैठी रहोगी। मेरी बात आप आरती आंटी से करवाओ, अपने मोबाइल से उनको कॉल लगा कर दो। दीदी कहने लगी कि ये रहा मेरा मोबाइल, लो तुम खुद उनको कॉल लगा लो। मैंने दीदी का मोबाइल लिया और आरती आंटी के नंबर को डायल किया तो उनका नंबर स्विच ऑफ जा रहा था। मैंने कहा, नंबर तो बंद जा रहा है। तो दीदी कहने लगी कि उन्हें अपने बेटे की शादी मेरे साथ नहीं करवानी है, इसलिए उन्होंने काफी लंबे समय से अपने नंबर को स्विच ऑफ करके रख दिया है ताकि मैं उनको कॉल ना कर सकूं। और अब तो मेरी शादी को भूल जाओ, मैं खुश हूँ, अपनी नौकरी कर रही हूँ और अपने पैरों पर खड़ी हूँ, इसलिए अपना गुजारा आसानी से कर सकती हूँ और मेरी शादी भी हो जाएगी, तुम इसकी परवाह मत करो। और वो लड़की कौन है, जरा मुझे भी उसकी फोटो दिखाओ, मैं भी तो देखूं मेरे भाई ने किस लड़की को पसंद किया है। मैं अपने मोबाइल में दीदी को श्रेया की फोटो दिखाने ही जा रहा था, इतनी देर में अचानक मेरे बॉस की कॉल आ गई और मैं उनसे बात करने के लिए घर से बाहर निकल गया, क्योंकि घर के अंदर मुझे बॉस की आवाज नहीं आ रही थी। मैं अभी बॉस से बात कर ही रहा था कि हमारे पड़ोस वाले कुछ लोग मुझे बड़ी घूर घूर कर देख रहे थे। मैं बड़ा हैरान हुआ था और उनके करीब जाकर कहने लगा कि क्या हुआ भाई साहब, आप मुझे बड़ी घूर घूर कर देख रहे हो। तो वो आदमी कहने लगा कि कुछ नहीं, बस ये देख रहा हूँ कि भाई तो इतना शरीफ है और बहन छी छी न जाने कैसे काम करती है। मैंने कहा, आपका क्या मतलब है मेरी दीदी से? तो वो कहने लगा कि अच्छा, सारा मोहल्ला तुम्हारी बहन की सच्चाई जानता है, तुम्हें नहीं पता अपनी बहन के बारे में कि वो सच सवर के ना जाने कहाँ जाती है, जरूर गलत ही काम करती होगी, तभी तो इतनी उम्र हो जाने के बाद भी शादी नहीं कर रही है। वो आदमी ये बात कहकर अपने घर के अंदर चला गया था, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। लोगों की ये बातें सुनकर मेरा खून खौल रहा था। इससे पहले भी मेरे दोस्त मेरी बहन के बारे में ऐसी बातें कर चुके थे। इसका मतलब यही था कि मेरी दीदी कोई गलत काम करती है। मैं गुस्सा होते हुए घर के अंदर नहीं गया, बल्कि दुकान से सिगरेट लेने के लिए चला गया था। आज पहली बार मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। और फिर रात के टाइम जब मैं घर में दाखिल हुआ तो दीदी अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार हो रही थी। मैंने दीदी से कहा कि आज आप ड्यूटी पर नहीं जाओगी। मेरी बात सुनकर दीदी कहने लगी कि क्या हो गया है, बड़े गुस्से में लग रहे हो, और मैं तुम्हारा खाने पर कितनी देर तक इंतजार करती रही, तुम नहीं आए, और मैंने तुम्हें कितनी सारी कॉल्स की, तुमने मेरी कॉल भी रिसीव नहीं की। मैंने कहा कि मुझे भूख नहीं है और अब से आप ड्यूटी पर नहीं जाओगी, बस घर में रहो। मुझे बताओ आरती आंटी कहाँ रहती हैं? कल मैं वहां जाकर उनसे आपके रिश्ते की फाइनल बात करके आऊंगा। अगर वो अपने बेटे की शादी आपके साथ करवाना चाहती हैं तो ठीक है, वरना मैं आपके लिए कहीं और रिश्ता तलाश करता हूँ। मेरी बात सुनकर दीदी गुस्सा करते हुए कहने लगी कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ना तो मैं अभी जॉब छोड़ सकती हूँ और ना ही मुझे अभी शादी करनी है। हो जाएगी मेरी शादी भी, तुम्हें शादी करनी है तो तुम मेरी मुलाकात उस लड़की के साथ करवा दो, मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी, मगर मेरे पीछे मत पड़ो प्लीज। मैंने दीदी से कहा, दीदी मैं कुछ नहीं जानता, आज से आप नौकरी पर नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी। अगर आपने ऐसा करने की कोशिश भी की तो अच्छा नहीं होगा। आप नहीं जानती कि आपकी वजह से मुझे लोगों से कितनी गलत गलत बातें सुननी पड़ती हैं। इसका मतलब है कि लोग सच ही कहते हैं, आप कोई गलत काम करती हो। मेरे दोस्त तक आपकी वजह से मुझसे दूर हो गए। दीदी चौंकते हुए कहने लगी कि क्या? मैंने तुम्हारे दोस्तों से तो कभी कुछ नहीं कहा, मेरी वजह से वो तुमसे दूर कैसे हो सकते हैं? मैंने कहा आप कोई गलत काम करती हो, मेरे दोस्त ही नहीं ऐसा मोहल्ले वाले भी कहते हैं। दीदी रोते हुए कहने लगी कि नहीं नहीं लकी, तुम्हें किसी ने गलत बताया है, मैं कोई गलत काम नहीं करती, मेरी बात का विश्वास करो। मोहल्ले वाले या तुम्हारे दोस्त मुझे इसीलिए बुरा कहते होंगे क्योंकि मैं यहाँ पर अकेली रहती हूँ, और जवान लड़की अगर रात के वक्त भी घर से बाहर काम करने के लिए जाए और सुबह को वापस आए तो लोग यही समझते हैं कि वो कोई गलत काम करके आ रही है। लेकिन कोई हमारी मजबूरी के बारे में तो नहीं जानता ना, यही वजह है कि लोग मेरे बारे में इस तरह की बातें कर रहे हैं। मगर तुम मेरा भरोसा करो, मैं कोई गलत काम नहीं करती हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात पर भरोसा कर लूंगा, लेकिन आपको ये नौकरी छोड़नी होगी। आप क्या काम करती हो ये तो आप ही जानती होगी। दीदी अपनी जिद पर अड़ी हुई थी
कि वो इतनी जल्दी नौकरी नहीं छोड़ सकती। मुझे दीदी पर गुस्सा आ गया और मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, तो फिर आपको अपने भाई से प्यारी नौकरी है तो मैं इस घर से जा रहा हूँ। फिर आप यहाँ पर जैसे पहले अकेली रहती थी ऐसे ही रहो। मुझ में लोगों की बातें सुनने की क्षमता नहीं है। मैं गुस्से से घर से बाहर निकल आया था और दीदी मुझे रोकती रह गई थी। सारी रात मैं घर से बाहर रहा था, इधर उधर टहलता रहा। दीदी ने मुझे बहुत कॉल्स की थी और कहा था कि प्लीज घर को आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मैंने सोचा कि मुझे अपनी दीदी को इतना परेशान नहीं करना चाहिए, इसीलिए सुबह के टाइम पर मैं घर चला गया था। जैसे ही घर गया तो दीदी की हालत बहुत बुरी हो रही थी। वो रो रो कर बहुत परेशान हो गई थी। उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि मैं कोई गलत काम नहीं करती हूँ और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि 1 हफ्ते के बाद मैं ये नौकरी छोड़ दूंगी। मैंने दीदी की बात मान ली थी। उधर आंटी का नंबर नहीं लग रहा था और ना ही उनके बारे में मुझे कुछ पता था कि वो कहाँ पर रहती हैं। विराज भैया के बारे में भी मैं कुछ नहीं जानता था और श्रेया बार बार मुझे कॉल करके कह रही थी कि प्लीज अपनी दीदी की और मेरी मम्मी की आपस में बात करवा दो। उसने कहा था कि मेरी मम्मी कल रात की ट्रेन से मेरे पास आ गई हैं। मैंने मम्मी को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया। मम्मी तुमसे और तुम्हारी बहन से मिलना चाहती हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं अपनी दीदी से बात करता हूँ। अब विराज भैया और आरती आंटी का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था और मैं श्रेया को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता था क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता था। दीदी तो वैसे भी श्रेया को अपनाने के लिए तैयार थी। दीदी ने कह दिया था कि मैं लड़की की माँ से बात करने के लिए तैयार हूँ, उन्हें तुम बुलाना चाहते हो तो यहाँ बुला सकते हो। उस दिन मैंने और दीदी ने दोनों ने ही ऑफिस की छुट्टी कर ली थी। श्रेया भी अपनी मम्मी के साथ हमारे घर पर आने वाली थी। दोपहर के 2 बजे वो दोनों आने वाली थी। मैंने उनके नाश्ते पानी का अच्छी तरह से इंतजाम किया था। दीदी ने भी घर की साफ सफाई अच्छे से कर ली थी। अब हम लोगों को श्रेया और उसकी मम्मी के आने का इंतजार था। मैंने श्रेया को अपने घर की लोकेशन सेंड कर दी थी। आधे घंटे बाद वो लोग हमारे घर पर आ गए। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो मैं ये देखकर दंग रह गया कि श्रेया के साथ जो औरत थी वो कोई और नहीं बल्कि आरती आंटी थी। वो हमारे घर में चारों तरफ देखती हुई घर के अंदर दाखिल हुई। दीदी और मैं आरती आंटी और श्रेया को देखकर हैरान रह गए थे, जबकि कुछ ऐसा ही हाल आरती आंटी और श्रेया का भी था। वो दोनों भी हमें हैरानी से ही देख रही थी। आरती आंटी ने श्रेया से कहा, क्या तुम इस घर में अपना रिश्ता करना चाहती हो? ओहो, तो अब मैं समझी। वो मेरी दीदी की तरफ इशारा करते हुए कहने लगी, अच्छा तो तुम्हारी दाल मेरे यहाँ नहीं गली तो तुमने मेरी बेटी को ही अपने भाई से फंसवा दिया। दीदी आरती आंटी और श्रेया से कह रही थी कि आप लोग एक बार बैठिए तो सही, बैठकर बात करते हैं। तो आरती आंटी कहने लगी, अरे मैं तो इस घर का 1 गिलास पानी भी पीना पसंद नहीं करती। मैं तो यहाँ पर अपनी दोस्त की वजह से आती थी। मत मारी गई थी मेरी, जो मैंने अपने बेटे का रिश्ता तुम्हारे साथ पक्का कर दिया था, मगर मैं अपने बेटे की शादी तुम्हारे साथ करके अपनी उस गलती को अंजाम नहीं देना चाहती हूँ। मैं अपनी तरफ से रिश्ता खत्म कर चुकी हूँ। अब मैं दोबारा से वो गलती नहीं करना चाहती। मैं अपनी बेटी को इस घर में कभी भी नहीं दूंगी। मुझे आरती आंटी की बात सुनकर गुस्सा आ गया और मैंने कहा, तो फिर आपने अपने बेटे का रिश्ता मेरी दीदी के साथ फिक्स क्यों किया था? और आपके सहारे मेरी दीदी न जाने कब से कुंवारी बैठी हुई है। आरती आंटी कहने लगी, अच्छा तो फिर कर क्यों नहीं देते अपनी बहन की शादी? मैं तो खुद चाहती हूँ कि मेरे बेटे का ये पीछा छोड़ दे, लेकिन मेरा बेटा भी जिद लगाए बैठा है कि शादी करेगा तो इससे ही करेगा। मगर मैंने भी फैसला कर लिया है कि भले ही वो सारी जिंदगी कंवारा बैठा रहे, मैं उसकी शादी यहाँ पर नहीं होने दूंगी। विराज मेरा इकलौता बेटा है। मुझे क्या पता था कि तुम्हारे माता पिता के मरने के बाद तुम लोगों के हालात इतने खराब हो जाएंगे। मेरा एक ही तो बेटा है और मैं अपने बेटे की शादी में सारे अरमान पूरा करना चाहती हूँ। खाली हाथ तो मैं इसको अपने घर की बहू नहीं बना सकती। मेरी तमन्ना थी कि मैं अपने बेटे की शादी किसी ऊंचे परिवार में खूबसूरत लड़की के साथ करूं, लेकिन इसने तो मेहनत कर करके अपनी खूबसूरती को बेकार कर लिया और अब तुम लोगों के पास कुछ बचा भी नहीं है। नीति की माँ ने इसकी शादी के लिए ढेर सारा जेवर इकट्ठा करके रख लिया था, लेकिन वो सब भी इसने तुम्हारी पढ़ाई पर खर्च कर दिया। अगर वो भी होता तो भी मैं इसे अपने घर की बहू बना लेती, मगर नहीं, मैं अब इसे अपने घर की बहू नहीं बना सकती और ना ही इस घर में अपनी बेटी को देना चाहती हूँ। आरती आंटी की बातें सुनकर मेरी बहन जोर जोर से रोने लगी थी और श्रेया भी रो रही थी। मैंने आंटी से कहा कि अगर ऐसी ही बात है तो आपके घर अब हम भी रिश्ता नहीं करना चाहते। आप देखना मैं अपनी बहन की शादी कितनी धूमधाम से करूंगा। और श्रेया, तुम्हारी माँ बहुत लालची औरत है
हम दोनों का रिश्ता यहीं खत्म होता है। मैं भी तुमसे शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि तुम्हारी माँ की वजह से मेरी बहन की इतनी उम्र हो गई है। वो तुम्हारे भाई से इतना प्यार करती है कि किसी दूसरे इंसान के बारे में सोच ही नहीं सकती। अगर तुम्हारी माँ को इस बात का ख्याल ही नहीं है। श्रेया हाथ जोड़कर कहने लगी कि प्लीज लकी, मुझे इन सब की सजा मत दो। आरती आंटी ने श्रेया से कहा कि चलो तुम खामोशी से यहाँ से। मुझे नहीं पता था कि तुम इस मोहल्ले में आई हो तो मुझे इस घर में लेकर आ जाओगी। मैं तो समझ रही थी कि शायद तुम्हें इसी मोहल्ले का कोई और लड़का पसंद आ गया है, मगर मैं नहीं जानती थी कि जिस घर की लड़की को मैं अपनी बहू नहीं बनाना चाहती, तुम उसी घर के लड़के से शादी करना चाहती हो। वो जबरदस्ती श्रेया का हाथ पकड़कर उसे हमारे घर से ले गई थी। उस दिन हम दोनों भाई बहन बहुत फूट फूट कर रोए थे और हमें अपने मम्मी पापा बहुत याद आ रहे थे। अगर आज हमारे मम्मी पापा जिंदा होते तो शायद हमें ये दिन ना देखना पड़ता। रोते रोते हमें रात हो गई थी। हम दोनों भाई बहन में से किसी ने भी खाना नहीं खाया था। श्रेया की मुझे बार बार कॉल आ रही थी और मैंने उसकी कॉल से तंग आकर अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया था। इसी तरह रात के 12 बज गए थे। मैंने देखा कि दीदी ने तैयार होना शुरू कर दिया था और वो नौकरी पर जाने वाली थी। मैंने दीदी से कहा कि दीदी, आप फिर से नौकरी पर जा रही हो। मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूँ कि आप अब ड्यूटी पर नहीं जाओगी, और अगर आपको नौकरी करनी ही है तो दिन की करनी पड़ेगी। रात की ड्यूटी के मैं सख्त खिलाफ हूँ। दीदी कहने लगी, अच्छा ठीक है, मैं जानती हूँ कि मेरा भाई अब इस काबिल हो गया है कि वो मेरा और खुद का गुजारा आराम से कर सकता है। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं ये नौकरी छोड़ दूंगी। मैं दिन की भी और रात की भी, दोनों ही टाइम की नौकरी छोड़ दूंगी, मगर मुझे आज जाने दो प्लीज। मैं ये समझ लूंगी कि आज मेरी नौकरी का आखिरी दिन है। उसके बाद जैसा तुम कहोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। दीदी की बात सुनकर मैंने उनसे कह दिया था, अच्छा ठीक है, आज आपका आखिरी दिन है, आप जा सकती हैं, मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा। दीदी ड्यूटी पर जाने के लिए घर से निकल चुकी थी और आज मैं देखना चाहता था कि आखिर दीदी ऐसा कौन सा काम करती हैं, क्योंकि मैं कई बार दीदी से पूछ चुका था तो दीदी यही कहती थी कि वो नौकरी जरूर करती है मगर कोई गलत काम नहीं करती। लेकिन लोगों का कहना था कि मेरी दीदी गलत काम करती है। आज मैं सच्चाई जानने के लिए दीदी के पीछे पीछे निकल चुका था। इस समय रात के पूरे 12 बज रहे थे। दीदी घर से निकल चुकी थी और मैं उनके पीछे पीछे था। दीदी को मैंने शक नहीं होने दिया था कि मैं उनका पीछा कर रहा हूँ। दीदी काफी दूर तक चलते हुए आ गई थी और फिर उसके बाद दीदी एक घर के अंदर चली गई और मैं भी उस घर के अंदर चला गया था। ये बहुत बड़ा घर था। यहाँ पर एक नौकरानी भी थी जो घर के काम कर रही थी। मेरी दीदी को देखते ही उसने कहा कि आ जाइए मालकिन, मालिक आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं छुपकर खड़ा हो गया था। मुझे ना तो दीदी ने देखा था और ना ही नौकरानी ने। मैंने देखा कि दीदी एक कमरे के अंदर चली गई थी और मैं उसी कमरे के बाहर खड़ा हुआ था। वहां बिस्तर पर एक बीमार आदमी लेटा हुआ था। मैं उसे ठीक से नहीं देख पा रहा था। दीदी ने उसे अपने हाथों से खाना खिलाया, उसे दवाई खिलाई। उसके बाद दीदी उससे कहने लगी कि आज मैं यहाँ तुम्हारे पास आखिरी बार आई हूँ, क्योंकि लकी मुझे गलत समझता है। मैंने उससे वादा किया है कि आज मैं आखिरी बार अपनी नौकरी पर जा रही हूँ और आज तुम्हारी मम्मी और बहन भी हमारे घर पर आई थी। लकी किसी और को पसंद नहीं करता बल्कि श्रेया को ही पसंद करता है और तुम्हारी मम्मी आज हम दोनों भाई बहन को बहुत सारी बातें सुनाकर गई हैं। मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म कर गई हैं। यहाँ तक कि उन दोनों के रिश्ते से भी उन्होंने साफ इनकार कर दिया। आज हम दोनों भाई बहन बहुत रोए हैं, सिर्फ तुम्हारी मम्मी की वजह से। मगर ये देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी कि वो इंसान कोई और नहीं बल्कि विराज भैया ही थे। विराज भैया तो बहुत ज्यादा कमजोर हो गए थे। आखिर उन्हें ऐसा क्या हुआ था और मेरी दीदी उनके पास यहाँ क्यों आई थी? अभी तो उनके साथ शादी भी नहीं हुई है। मुझे तो श्रेया ने बताया था कि उसका भाई कुछ समय के लिए विदेश गया हुआ है और ये ऐसी हालत में यहाँ पर क्या कर रहा था। विराज दीदी की बात सुनकर कहने लगा, बस एक बार मैं ठीक हो जाऊं, उसके बाद मैं खुद माँ से बात करूंगा। मैं जानता हूँ कि मेरी माँ लालची औरत है। मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं खुद अपनी माँ को सारी सच्चाई बता दूंगा। तुम फिक्र मत करो, हम दोनों को एक दूसरे से कोई जुदा नहीं कर सकता। मेरी दीदी रो रही थी और विराज भैया उनको समझा रहे थे कि अगर तुम्हारा भाई यही चाहता है तो तुम कल से यहाँ मत आना, लेकिन तुम्हें मेरी जगह जॉब करनी होगी, वरना मेरे हाथ से नौकरी चली जाएगी। तुमने मेरी नौकरी संभाली हुई है, मेरे पैसे से तुम अपना भी घर चला रही हो और मेरे घर पैसे भी भेज देती हो और इतनी मेहनत करती हो, और इस समय मेरा भी इलाज चल रहा है। मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा।
मेरी वजह से तुमने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी, दिन रात मेहनत की। लोगों को लगता है कि तुम गलत काम करती हो, लेकिन पहले तुम नाइट ड्यूटी ऑफिस में किया करती थी और अब तुम मेरी सेवा करने के लिए यहाँ पर आ जाती हो। मेरे लिए तुमने बहुत कुछ किया है, लेकिन तुम परेशान मत हो। मैं जैसे ही ठीक हो जाऊंगा सब कुछ ठीक कर दूंगा और फिर किसी की मजाल नहीं कि कोई तुम्हें कुछ भी कह सके। विराज भैया की बातें सुनकर दीदी फूट फूट कर रो रही थी और इधर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे। मैं अपनी बहन को कितना गलत समझता था। आज मेरे सामने सारी सच्चाई आ गई थी और ऐसे ही उल्टे कदमों से वापस मैं अपने घर आ गया और मुझे उन लोगों पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी जो मेरी दीदी को गलत कह रहे थे। ये बात सही है कि लोग अकेली जवान लड़की पर इल्जाम तो लगा देते हैं, मगर ये नहीं सोचते कि अगर वो आधी रात घर से निकल रही है तो उसकी इसमें कोई बड़ी मजबूरी भी हो सकती है। हर लड़की रात के अंधेरे में गलत काम करने के लिए ही घर से नहीं निकलती, कुछ मेरी बहन की तरह मजबूर भी होती हैं। मैं घर आया तो मुझे सारी रात नींद नहीं आई थी। सुबह 6 बजे मैं अपनी दीदी के आने का इंतजार कर रहा था। दीदी अपने फिक्स टाइम पर घर आ गई थी। दीदी जैसे ही घर आई मैंने उन्हें गले से लगा लिया और कहने लगा कि दीदी मुझे माफ कर दो। मेरी बात सुनकर दीदी कहने लगी कि क्या हुआ, तुम सोए नहीं हो? मुझे लगा कि तुम सो रहे होगे। मैंने कहा दीदी मैं रात आपका पीछा करते हुए गया था और मैं सारी सच्चाई जान चुका हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके साथ कई बार बदतमीजी की है, लेकिन अगर आप मुझे ये सब कुछ बता देती तो शायद मैं आपको कभी गलत नहीं समझता। दीदी कहने लगी कि मैं कैसे तुम्हें ये सब बताती। विराज का एक्सीडेंट हो गया था और उसके बहुत चोट आई थी। जब तुम यहाँ आए तो मैंने सोचा भी था कि तुम्हें ये बात बता दूं, लेकिन ये सोचकर नहीं बताई कि तुम मुझे गलत समझोगे, और फिर ऐसा ही हुआ। तुम दूसरों की बातों में आकर मुझे गलत समझने भी लगे थे, इसलिए तुम्हें बता रही थी कि मैं गलत नहीं हूँ और ना ही कोई गलत काम करती हूँ। आरती आंटी ने विराज से मना किया हुआ था कि वो उसकी शादी मेरे साथ नहीं करवाएंगी, क्योंकि अब हम लोग पहले की तरह खाते पीते लोग नहीं रहे। विराज जिस कंपनी में नौकरी करता था वो वहां पर असिस्टेंट मैनेजर बना दिया गया था। वहां उसकी सैलरी बहुत ज्यादा थी। मम्मी पापा के मर जाने के कुछ समय के बाद आरती आंटी इस शहर को छोड़कर दूसरे शहर में शिफ्ट हो गई, लेकिन विराज फिर भी यहीं पर नौकरी करता रहा। वो हर बार आंटी से यही कहता कि मेरी और नीति की शादी कब करवाओगी, मगर आरती आंटी कहती थी कि अब हम उन लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। उन्होंने अपनी बेटी को भी पाला, उसकी पढ़ाई कंप्लीट करवाई। विराज ने जब जिद बांध ली थी कि वो मेरे अलावा किसी से शादी नहीं करेगा, इसलिए वो अपनी माँ से दूर यहाँ रहकर नौकरी करता रहा और इस तरह मुझसे भी मिलता रहा। मैं भी विराज की ही कंपनी में छोटी सी पोस्ट पर नौकरी करती थी। विराज अपनी सैलरी में से थोड़े से पैसे मुझे भी दे दिया करता था। मैं इस तरह तुम्हारी फीस वगैरह भर लेती थी और इससे पहले जेवर तो मैं बेच ही चुकी थी। कई साल इसी तरह से गुजर गए। आरती आंटी हम दोनों की शादी करने का नाम ही नहीं ले रही थी और विराज इस गुस्से में अपनी माँ और बहन से बिल्कुल अलग रह रहा था। विराज उन लोगों से मिलने नहीं जाता था, उनको अपनी सैलरी भिजवा दिया करता था। मेरे पास कुछ पैसे मेरी सैलरी के होते थे और थोड़े से पैसे वो मुझे भी दे दिया करता था। उन पैसों से मुझे तुम्हारी पढ़ाई करवाना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैंने ही कंपनी में नाइट ड्यूटी करना शुरू कर दी थी। ऑफिस में जितना भी काम होता था मैं रात को जागकर किया करती थी। जिंदगी इसी तरह से गुजर रही थी। विराज आरती आंटी को मनाते मनाते थक गया था, मगर वो नहीं मान रही थी, इसलिए उसने फैसला किया था कि अब वो मेरे साथ खामोशी से शादी कर लेगा और इस तरह उसे मुझसे कोई अलग नहीं कर सकेगा और फिर हम दोनों का रिश्ता भी जायज होगा। हम दोनों दुनिया वालों के सामने खुलकर एक दूसरे से मिल सकेंगे। मैंने इस बारे में तुम्हें नहीं बताया था क्योंकि विराज ने मुझे मना कर दिया था। उसने कहा कि अभी वो अपना बिजनेस अलग से सेट कर रहा है, वो इस काम में कामयाब हो जाए फिर वो खुशी खुशी ये खबर अपनी माँ और तुम्हें भी बता देगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। विराज अपना बिजनेस सेट ही करने वाला था कि तुम्हारे आने से 2 महीने पहले विराज का एक कार एक्सीडेंट हो गया। इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ कि विराज उसमें बुरी तरह से घायल हुआ था। डॉक्टर्स ने कहा था कि विराज का खास ख्याल रखना पड़ेगा। विराज ने कहा था कि मेरी मम्मी और बहन मेरे एक्सीडेंट की खबर सुनकर बहुत परेशान हो जाएंगी, इसलिए विराज ने उनको बता दिया था कि वो इस समय कामकाज के सिलसिले में विदेश गया हुआ है और फिर वो अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद अपने घर नहीं गया बल्कि अपने एक दोस्त के घर चला गया था, जहां पर उसने अपना ख्याल रखने के लिए एक नौकरानी रखी थी। सारा दिन नौकरानी विराज का ख्याल रखती थी, लेकिन रात को मैं उसका ख्याल रखने के लिए चली जाती थी। तब नौकरानी अपने घर चली जाया करती थी और दिन में उसने मुझसे कहा था कि तुम मेरी जगह मेरी पोस्ट पर नौकरी करो, मैं ऑफिस में बात कर लूंगा।
इस तरह तुम्हें मेरे जितनी ही सैलरी मिल जाएगी। मेरी सैलरी तुमसे कई गुना ज्यादा है, तुम उसमें से अपने भी पैसे निकाल लेना और मेरी माँ को भी भेज देना। उसने कहा था कि अगर तुमने मेरी नौकरी नहीं की तो मेरी नौकरी फिर किसी और के हवाले कर दी जाएगी। मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं अपनी पोस्ट पर दोबारा जा सकता हूँ। मैंने विराज की जगह उसके ही ऑफिस में नौकरी करने की जिम्मेदारी ठान ली थी। मैं भी काबिल थी, इसलिए मुझे आसानी से विराज की जगह असिस्टेंट मैनेजर की नौकरी मिल गई थी और इस तरह मैं अपना गुजारा कर रही थी और अपने पति का भी ख्याल रख रही थी। अभी तक आरती आंटी ये नहीं जानती कि हम दोनों की शादी हो गई है और ना ही आरती आंटी को ये पता है कि उनका बेटा बहुत लाचार है। भगवान की कृपा से विराज जल्दी ही ठीक हो जाएगा और अब उसने सोच लिया है कि वो मुझे लेकर कहीं दूर चला जाएगा। मैं भी चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी श्रेया के साथ करवा दूं, मगर आरती आंटी तो इस रिश्ते से साफ इनकार कर गई हैं। दीदी की बात सुनकर मैंने कहा कि दीदी आप फिक्र मत करो, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। विराज भैया की सेवा मैं किया करूंगा और आप उनकी जगह ऑफिस में जाकर नौकरी करना। रात को मैं विराज भैया के पास चला जाया करूंगा। इस तरह हम दोनों भाई बहन ने मिलकर विराज को पूरी तरह से ठीक कर लिया था और फिर विराज भैया और मेरी दीदी एक साथ अपनी जिंदगी में खुश हो गए थे। विराज भैया ने सारी सच्चाई अपनी माँ को बता दी थी। उन्होंने इस बात पर गुस्सा तो बहुत किया था, लेकिन फिर वो एक दिन खुद ही अपनी बेटी का रिश्ता मेरे लिए लेकर आ गई और उन्होंने अपने किए की माफी हम सब लोगों से मांग ली थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि श्रेया मेरी मोहब्बत में पागल हो गई थी। जब उसे पता चला कि उसकी माँ ने उसके भाई की भी शादी मेरी बहन के साथ नहीं होने दी और फिर उन दोनों की इस वजह से इतनी उम्र हो गई, उसे लगता था कि उसकी माँ मुझे भी श्रेया से अलग कर देंगी, इसलिए श्रेया ने अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। आरती आंटी श्रेया से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो अपनी बेटे की जिद के आगे हार गई थी। एक समय था जब उन्होंने अपने बेटे की जिद नहीं मानी थी, मगर बेटी ने ऐसा मकाम पैदा कर दिया था कि उन्हें अपनी बेटे की जिद माननी ही पड़ गई थी और फिर उन्हें झुकना ही पड़ गया था। जब आरती आंटी को पता चला कि मेरी दीदी ने उनके बेटे का कितना ख्याल रखा और खुद मेहनत करके उन्होंने उनके बेटे की पोस्ट की सैलरी उन्हें हर महीने भिजवाई और उनके बेटे का भी ख्याल रखती रही, तब उनके दिल में दीदी के लिए मोहब्बत पैदा हो गई थी और इस तरह उन्होंने दीदी को अपनी बहू एक्सेप्ट कर लिया और फिर मेरी शादी श्रेया के साथ करवा दी। विराज भैया ने अपना बिजनेस अलग से सेट कर लिया है। विराज भैया जब नौकरी किया करते थे तब भी उनकी अच्छी खासी सैलरी थी और वो अपनी सैलरी जब अपने घर भिजवाते थे तब आरती आंटी को घमंड हुआ करता था कि मेरा बेटा ज्यादा पैसे कमाता है, इसीलिए उन्होंने मेरी दीदी को रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन अब सब कुछ नॉर्मल हो गया। आरती आंटी को अपने किए पर पछतावा होता है और विराज भैया दीदी भी बहुत खुश हैं और मैं अपनी पत्नी श्रेया के साथ आज बहुत खुश हूँ। इस तरह हम दोनों भाई बहन की जिंदगी बहुत खुशहाल गुजर रही है। आरती आंटी भी हम सब लोगों से बहुत प्यार करने लगी हैं और पुरानी सारी बातें सब कुछ भूल गई हैं। लेकिन मुझे अफसोस उन लोगों पर होता है जिन लोगों ने मेरी दीदी पर गलत इल्जाम लगाए थे। कभी भी हमें किसी पर सिर्फ शक की बुनियाद पर इल्जाम नहीं लगाने चाहिए। मेरी दीदी ये सब कुछ मजबूरी में कर रही थी और लोग समझते थे कि मेरी दीदी गलत काम कर रही है। मुझे भी आज अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस होती है कि जिस बहन ने सारी जिंदगी मेरा इतना ख्याल रखा, मेरी पढ़ाई पूरी करवाने के चक्कर में अपनी जवानी न्योछावर कर दी, उस बहन पर मैंने शक किया था। आज मैं कामयाब इंसान हूँ सिर्फ अपनी बहन की वजह से। मेरे मम्मी पापा ने जो सपना देखा था वो सिर्फ मेरी बहन की वजह से पूरा हो सका था। भगवान मेरे जैसी बहन सबको दे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।